हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो सबके सब। मैं मनीष भार्गव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई मनीष सर। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बहुत बढ़िया सबकी तैयारी चल रही होगी, बहुत फर्स्ट क्लास आप लग रहे होंगे अपने काम में। ठीक है, और मतलब धमाकेदार आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपसे कि आप लोग जितना भी पढ़ाया गया आपके टीचर्स के द्वारा वो सारा पढ़ रहे होंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ें। कुछ मैं आपको एक दो टिप्स देना चाहता हूँ, और उन एक दो टिप्स के बाद में अपन एक अच्छा ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो मुझे ऐसी उम्मीद है कि उनके चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो कुछ आपके लिए सबसे पहले पहले जरा एक बार अपन ने कुछ ऐसी टिप्स दे देते हैं आपको आज, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। सबसे पहली पहली बात तो नंबर एक चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? डोंट ट्राई न्यू। डोंट ट्राई न्यू, कुछ नया ट्राई ना करें। सबसे पहली पहली बात, सबसे पहली पहली बात, कोई नया ट्राई ना करे। जितने चैप्टर अभी आपने कर लिए हैं ना, उन 2 दिन में उन सबका रिवीजन पे लगाओ। सबसे ज्यादा ज्यादा अगर आपको फोकस करना है ना, वो करना है प्यारे बच्चों, रिवीजन पे फोकस करना। सबसे ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। मैं आपको कुछ चीज बताता हूं जो जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, जो चीज आपको लग रहा है कि मुझे ये 5-7 चैप्टर 8-10 चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, आप क्या करो, उन चैप्टर को पूरा पढ़ो। सबसे पहले पहले उन चैप्टर को पूरा का पूरा स्टडी करो। सबसे पहले पहले उन चैप्टर को क्या करो, पूरा का पूरा स्टडी करो। और उनको करने के बाद में पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज लगाने का तरीका क्या है? एक अलग से, जैसे सपोज करो आपने चैप्टर नंबर कर लिया, जैसे आप क्या करो मैं बताऊं आपको। जैसे चैप्टर नंबर 11, 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, इनकी एक रेंज बना लो प्यारे बच्चों। और ये जो चैप्टर नंबर है ना, चारों के चारों, वो चैप्टर हैं 15 मार्क्स के। कितने नंबर के हैं? 15 नंबर के हैं चारों के चारों चैप्टर। और इन 15 के 15 नंबर के जो चारों चैप्टर, उनको करो। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक आते हैं, आराम से स्कोर कर सकते हो। और उसके अंदर आप क्या करो, उनके पीवाईक्यूज लगाओ। और बैठ के फिर एक साथ किसी अलग से कमरे में बैठ के उन सारे के सारे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। उनको क्या करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। जितने ज्यादा पीवाईक्यू, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे निकालो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपके एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड के अंदर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं कि ये चीज, जैसे लास्ट में होता है ना चैप्टर के एंड में लाइनें लिखी हुई थी, उन लाइनों को एक बार पढ़ लेना। क्योंकि आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एफबीक्यू जो आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, वो डायरेक्ट वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप करें तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर किसी को पीवाईक्यूज चाहिए तो पीवाईक्यू चाहिए तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पीवाईक्यूज आप ले लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आपको, चिंता मत करो। पीवाईक्यूज आपको दे दिए जाएंगे कि ये पीवाईक्यूज हैं, ये पीवाईक्यूज आप पढ़ लो। क्लियर? और पीवाईक्यूज मैं आपको दे दूंगा 2013 से लेके 24 तक के, वो क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे। पीवाईक्यूज अगर आप निकाल लेते हैं 80%, ऐसा मान के चलते हैं कि 80 to 85% क्वेश्चंस वहां से लग जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का जो अपन क्लास अपन चालू करने वाले हैं, और वो अपना आज का जो टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। वो क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से क्वेश्चन जरूर आता है, और रेक्टिफायर आज अपन करने वाले हैं, है ना। अपना जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या चीज होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो देखो, रेक्टिफायर का काम क्या होता है, जरा उसके बारे में डिस्कस करो आप। रेक्टिफायर क्या करता है जी? रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा ये समझो। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जब ये कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है, तो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है, कंप्लीटली नॉट कन्वर्टेड, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे का कारण सुनो। क्या होता है कि एसी के अंदर क्या होता है, ये कुछ एसी होता है, ये एसी होता है कि नहीं होता? और ये क्या होता है प्यारे बच्चों?
ये होता है डीसी, ये क्या होता है डीसी। अब जब रेक्टिफायर की बात करेंगे तो रेक्टिफायर होते हैं प्यारे बच्चों दो टाइप के, एक होता है हाफ वेव और एक होता है प्यारे बच्चों फुल वेव। दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ में केवल आधी वेव काम आती है, फुल में दोनों ही दोनों वेव काम आती है। तो जैसे आप इसको हाफ वेव से रेक्टिफायर करोगे, तो हाफ वेव से रेक्टिफायर करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। इसका मतलब देखो यहां पे क्या, करंट की वैल्यू भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज। यहां ना तो वैल्यू चेंज ना डायरेक्शन चेंज, और यहां पर वैल्यू चेंज बट डायरेक्शन चेंज नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या है, इसके अंदर एसी प्लस डीसी दोनों है। इसके अंदर क्या है बच्चों, एसी प्लस डीसी दोनों है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव। रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, अच्छा रेक्टिफायर यहां पे मैं भूल गया था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मेरे बहुत प्यारे हैं। तो अगर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करूं और अगर अपन रेक्टिफायर की बात करें, तो प्यारे बच्चों रेक्टिफायर का जो हिंदी में नाम है वो नाम क्या है, दिष्टकारी। क्या है जी, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, दिष्टकारी। दिष्टकारी बोलते हैं इसको, है ना। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिष्टकरण इसको कहते हैं। अपन वन बाय वन दोनों के दोनों पढ़ेंगे और देखेंगे जरा इनके बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। पहली बात तो यह है कि उसकी डेफिनेशन, जो एसी को या प्रत्यावर्ती जो धारा या वोल्टता है उसको दिष्ट धारा या वोल्टता में जो परिवर्तित करता है उसको अपन क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता को दिष्ट धारा या वोल्टता में जो परिवर्तित करता है उसको अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दिष्टकारी कहते हैं। अब देखना जरा यहां पे, है ना। दिष्टकारी कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव। हाफ वेव को क्या कहते हैं, अर्ध तरंग। अरे क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी। और ये क्या होता है जी, ये होता है प्यारे बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दो होते हैं, एक तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दो होते हैं, है ना। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी दोनों की बात करते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों जरा अपन अगले टॉपिक, अगले इसकी तरफ अपना। और जो अपना टॉपिक है आज का उसकी जरा एक बार अपन डिस्कस करते हैं। और वो जो अपना टॉपिक है वो क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, इसका नाम क्या है, हाफ वेव। का नाम क्या है प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या नाम है जी इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात नंबर एक, कि भाई साहब होता क्या है, जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट या वोल्टेज होती है उसकी केवल जिसमें हाफ वेव का यूज किया जाता है उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जो अल्टरनेट जो होती है ना एसी, उस एसी की केवल हाफ वेव का, जहां पे जिसको जो हाफ वेव को रेक्टिफाई कर सकता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। अच्छा, अब हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका डायग्राम बनाना है। अब देखो डायग्राम समझते हैं अपन, डायग्राम पहले इसका डायग्राम क्या होता है, डायग्राम समझते हैं अपन। डायग्राम के बाद में इसका प्रोसीजर क्या है वो समझते हैं। तो यहां से आपको सारी चीजें बता दी जाएगी इसमें क्या क्या चीजें होती है ना। तो देखो सबसे पहले पहले डायग्राम बनाने के लिए अपन ने यहां पे क्या बना दिया जी, एक एसी सोर्स बना दिया। यहां से क्या दे दिया, एसी सोर्स। ये एसी सोर्स का इसको किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल के साथ। अच्छा, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कोयल आएगी, ये लो जी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल। इसका एक पार्ट अपन किसके साथ, ये पॉइंट नंबर ए डाल दो, यहां पॉइंट नंबर बी डाल दो। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल किसके साथ कनेक्ट कर देंगे अपन, ये लो जी डायोड के साथ। इसमें एक डायोड लगा देते हैं। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डायोड के साथ कनेक्ट करके इसको लोड रेजिस्टेंस आरएल के साथ जोड़ देते हैं। और यहां पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई आपका आउटपुट आ जाता है। ये लो जी, ये बना दिया। ये यहां पे डायोड हो गया, ये डायोड का पी टर्मिनल, ये डायोड का एन टर्मिनल। इसको प्यारे बच्चों लिख दो पॉइंट नंबर ए, और इसको लिख दो पॉइंट नंबर बी। है या नहीं है। यहां से क्या बना देंगे, ऐसे ऐसे करके कर दो इसको, है ना। और ये इनपुट वोल्टेज हो गया वी आई। देखो भाई, सबसे पहली पहली बात, इसके अंदर क्या करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल होता है।
क्या होता है, इनपुट सिग्नल, जो क्या होता है, एसी होता है, उसको किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के साथ। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसको डायोड के साथ, और एक टर्मिनल उसका किसके साथ जोड़ दिया जाता है, लोड रेजिस्टेंस आरएल के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, लोड, और इसके साथ आउटपुट जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस आरएल पे आउटपुट होता है। क्लियर है, ये डायग्राम केवल आपको बनाना है। मान लेते हैं अपन वीआई है, वीआई पे मैंने सिग्नल दिया, वीआई पे कितना सिग्नल दिया जी, मान लेते हैं ईपी साइन ओमेगा टी अपन ने सिग्नल दिया, कितना सिग्नल दिया, वीआई बराबर ईपी साइन ओमेगा टी, वीआई इक्वल्स टू ईपी साइन ओमेगा टी हमने कहा दिया, इनपुट वोल्टेज पे सिग्नल दिया, और इसमें एन साइकिल हुए, तो एन साइकिल के कारण वीएस बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एन ईपी साइन ओमेगा टी, है ना, सेकेंडरी कॉइल पे आएगा नहीं, वीएस मतलब सेकेंडरी कॉइल, वीआई मतलब इनपुट पे कितना है, ठीक है। तो वी एस इक्वल्स टू एन ईपी को अपन लिख सकते हैं ईएम, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैक्सिमम वैल्यू, तो एन ईपी को लिख दिया अपन ने ईएम साइन ओमेगा टी। अब जैसे ये ईएम साइन ओमेगा टी आएगा, मान लेते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे आ गया, ये आ गया, अच्छा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू अपन मान लेते, इसकी कितनी है, ईएम है, कितनी है वैल्यू, ईएम, ये वाली वैल्यू ईएम है, सही बात है बच्चों। अब क्या होता है, इसके प्राइम फर्स्ट, उसके लिए, इसके लिए, इसके अपन ले रहे हैं फर्स्ट टर्मिनल, फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट साइकिल के लिए ये ले लेते हैं अपन पॉइंट ए, ये ले लेते हैं पॉइंट बी, जैसे यहां पे आया ना, तो फर्स्ट साइकिल ये ए और ये पॉइंट बी। अब देखो ए यहां पर अपन किसके कितना मान लेते हैं इसको, पॉजिटिव, और बी अपन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव पे है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए किस पे रहेगा बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और बी किस पे रहेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, है या नहीं है, तो ए पॉजिटिव पे रहेगा और बी आपका किस पे रहेगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव पे। तो ये जो पॉजिटिव है ये पी से कनेक्ट है, और ये जो नेगेटिव है वो एन से कनेक्ट है, तो डायोड आपका किस में काम करेगा जी, डायोड आपका करेगा फॉरवर्ड बायस में। अरे किस में काम करेगा डायोड आपका, फॉरवर्ड बायस में। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, क्यों डायोड फॉरवर्ड बायस में कब काम करता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में काम तब करेगा जब आपका पी पॉजिटिव से और एन आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो किस में काम करेगा वो, फॉरवर्ड बायस में। तो जैसे वो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा तो यहां पे करंट का फ्लो होएगा, और जैसे यहां से करंट जाएगा तो ये करंट यहां से जाता हुआ, ये करंट यहां से जाता हुआ इधर की तरफ आएगा, और यहां पे लोड रेजिस्टेंस आरएल लगा हो तो एक आउटपुट आपको मिल जाएगा, यहां पे एक आउटपुट अपने नोट। तो इसका मतलब जब ये इसका आउटपुट आएगा, तो इसका प्यारे बच्चों आउटपुट आएगा, इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये इसका आउटपुट आ गया, आया कि नहीं आया बच्चों, ये अपन इसका एक आउटपुट मान लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अब चलते हैं अपन सेकंड हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल में जरा क्या होता है, जरा उसके बारे में जिक्र अपन करते हैं, है ना। तो देखना एक बार, सेकंड हाफ साइकिल के अंदर कितना आ जाएगा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल के लिए एक बार आप ये देखो, ये बी पे है और ये वाला पॉइंट आपका ए पर है, तो ये बी हो गया। अब ये इसके लिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, ए हो गया, इसका मतलब बी आपका पॉजिटिव पे आ गया, और ए अब आपका किस पे आ गया प्यारे बच्चों, नेगेटिव पे। इसका मतलब ए तो अब आपका आ गया नेगेटिव पे, और बी आपका आ गया पॉजिटिव पे सेकंड हाफ साइकिल के लिए। तो इसका मतलब अब ये पी आपका, पी किससे जुड़ा हुआ बच्चों, यहां पे नेगेटिव से, और एन आपका किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। बताओ जी कौन सा बायस बनेगा यहां पे, अब ये यहां पे बन गया प्यारे बच्चों रिवर्स बायस, बना कि नहीं बना, कैसा बायस बन गया ये, रिवर्स बायस। अब इसका मतलब ये रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई भी यहां से करंट का फ्लो नहीं होएगा, तो यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं आई, तो यहां पे सर्किट पे यहां पे जो वोल्टेज आ जाएगी बच्चों, यहां पे देखना एक बार, यहां पे इस वाले टर्मिनल के लिए वोल्टेज आपकी 0 रहेगी, यहां पर वोल्टेज कितनी रहेगी, 0 रहेगी। फिर क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी, वापस ए पॉजिटिव बी नेगेटिव पे, वापस कोई ना कोई करंट फ्लो होगी, तो ये वापस कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, पॉजिटिव रहेगा ना हमेशा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फिर आगे वापस 0, ये एक ऐसा एक इसका टर्मिनल बन जाएगा। दिस इज द टोटल वर्किंग, और ये सारी की सारी, इसका मतलब ये केवल और केवल फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है प्यारे बच्चों, ये केवल और केवल
फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ये काम करता है, सेकंड हाफ साइकिल में ये काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर। आपके पास में हाफ वेव रेक्टिफायर का आपके पास क्या आएगा, वर्किंग आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है समझाओ, क्यों ये हाफ वेव में ही काम करता है, क्यों इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है क्या, क्लियर है क्या? ये हो गया पूरा का पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अपना है क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अपना फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब देखो क्यों ये पूर्ण तरंग के लिए काम करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए अपन क्या करेंगे, जरा डायग्राम देखते हैं अपन, डायग्राम कैसा बनेगा इसका, है ना। तो देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए एक बार अपन इसकी बात करें तो देखो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, डायग्राम बनाओ। ये बना दिया अपन ने यहां से, ठीक है। ये पॉइंट नंबर ए, इसके साथ अपन ने यहां पर एक डायोड कनेक्ट कर देंगे, कर दिए। यहां पे डायोड कनेक्ट कर देंगे, यहां पे सेंटर टैप लगा के अपन लोड रेजिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। और ये यहां से अपन ने एक और पॉइंट बी लेके और ये दूसरा डायोड लगा देंगे अपन, और ये इस तरह से आ गया। ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका वोल्टेज आ जाएगा वी नॉट, ये यहां पे ये लोड रेजिस्टेंस आर एल आ गया। अरे है या नहीं है, ये लोड रेजिस्टेंस क्या आ गया, आर एल। इसको अपन क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस आर एल हो गया, है ना। ये पॉइंट नंबर ए हो गया प्यारे बच्चों, और ये हो गया पॉइंट नंबर बी, ठीक बात है क्या। ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर का बना दिया अपन ने, यहां से वही सेम टू सेम सिग्नल ले लिया अपन ने वी आई। ये पहला डायोड ले लिया, इसको नाम दे दिया डायोड D1, इसका नाम दे दिया प्यारे बच्चों क्या, डायोड D2। इसको कहते हैं सेंटर टैप, याद रखना, केंद्रीय बिंदु या टैप, टच होने वाला, है ना सेंटर टैप, इसको कहते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर कहते हैं, इसको सेंटर टैप बोलते हैं, सेंटर के साथ टच किया ना इसको, इसलिए इसको सेंटर टैप कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको सेंटर टैप बोलते हैं इसको, है ना। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे अपन, वापस से वही चीजें, अरे वापस से वही चीजें, क्या क्या करोगे बताओ दिया। सबसे पहले पहले क्या करोगे, वी आई है, अरे वी आई है ना, वी आई को किससे जोड़ दिया अपन ने, ईपी साइन ओमेगा टी। वी आई बराबर कितना, ईपी साइन ओमेगा टी। सेकेंडरी कोइल पे आया तो सेकेंडरी कोइल पे आ गया, तो आ गया प्यारे बच्चों एन ईपी साइन ओमेगा टी। और इस एन ईपी साइन ओमेगा टी को मैं लिख देता हूं ई एम साइन ओमेगा टी। अब जैसे ई एम साइन ओमेगा टी आया, मान लेते हैं ये मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया, ये आया कि नहीं आया, ये ई एम साइन ओमेगा टी आ गया। अब जैसे ये ई एम साइन ओमेगा टी आया तो इसके फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या गणित रहेगी, ये लो जी फर्स्ट, ये लो जी पॉइंट नंबर ए, ये ले लिया पॉइंट नंबर बी। अब ये ले लिया अपन ने पॉइंट नंबर ए, और ये ले लिया प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर बी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए ए तो किस पे रहेगा, पॉजिटिव पे, और बी किस पे रहेगा बच्चों, नेगेटिव पे। ए किस पे रहेगा, पॉजिटिव पे, बी नेगेटिव पे। तो अब ये पॉजिटिव पे रहेगा तो डायोड पी के साथ कनेक्ट है ना सीधा, ये ले लिया पी, ये ले लिया एन, ये ले लिया पी, ये ले लिया प्यारे बच्चों एन। तो मुझे बताओ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या गणित रहेगी, बताओ जरा। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये रहेगा कि डायोड D1 तो आपका किस में चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, और डायोड D2 आपका किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। जाएगा कि नहीं जाएगा, डायोड D1 आपका जाएगा फॉरवर्ड बायस में, और डायोड D2 आपका किस में रहेगा, रिवर्स बायस में, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, P पॉजिटिव से है और यहां पर P नेगेटिव से है। तो ये तो फॉरवर्ड में और ये रिवर्स में, इसके कारण करंट का फ्लो होएगा, वो करंट का फ्लो होता होता इधर से आएगा, इधर से होता होता यहां से जाएगा, तो यहां पर एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी अपन को। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये फर्स्ट हाफ साइकिल। इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यही सेम टू सेम जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे, रिवर, अब सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं बच्चों। सेकंड हाफ साइकिल जब रहेगा तब देखो जरा क्या आएगा, इसका मतलब अब देखो सेकंड हाफ साइकिल के अंदर क्या आ जाएगा, जरा एक बार अपन इसको इरेज करते हैं, यहां से हटाओ इसको, ये यहां से हटाओ इसको, ये भी हटा दो,
ये भी हटा दो, ठीक है। अब देखो, अब बताओ मुझे जरा क्या आएगी इसकी मैथमेटिक्स। अब देखो ये ए किस पे है, अब ए हो गया आपका नेगेटिव से और बी आपका किससे हो गया जी, पॉजिटिव से। तो जैसे ये पॉजिटिव से रहेगा, इसका मतलब ये वाला डायोड अब किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड बायस में। और ये वाला डायोड किस में आ जाएगा, ये रिवर्स बायस में आएगा। इसको इसके कारण कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन इसके कारण करंट का फ्लो होएगा कि नहीं होएगा, और वापस से जाके इधर जाएगा। और यहां से भी देखो, इधर से जाके इधर ही आ रही थी, करंट की डायरेक्शन सेम ही होती है। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां पे क्या आ जाएगा, सेम टू सेम वो की वो चीजें आएंगी, है ना। और यहां पे करंट का फ्लो होएगा, तो इस करंट के फ्लो के कारण ये वाला डायोड अब काम कर रहा है। तो यहां इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में सेकंड हाफ साइकिल में भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखो सेकंड हाफ साइकिल में भी आ जाएगा, इसका मतलब ये इतना आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ये इसके लिए आएगा। फिर वापस से अगला हाफ साइकिल होगी तो वापस ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा पूरा का पूरा। तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों हाफ साइकिल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्यों करता है, क्योंकि यहां पे दो डायोड लगे हुए होते हैं प्यारे बच्चों। क्यों करता है ये, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, दोनों डायोड लगे होते हैं। तो दो डायोड लगे होने के कारण ये सारा इस तरह का इसका प्रोसीजर हो जाता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। दूसरी बात क्या है, यहां पर ये दोनों तरंगों के लिए काम करता है। इसके लिए काम करता है ये दोनों तरंगों, इसकी आपकी कार्य प्रणाली आएगी तो ऐसे बनानी है, ये सब लिखना। इसके अंदर क्या बोलेंगे अपन, सबसे पहले पहले यहां पर वी जो होता है इनपुट सिग्नल, वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से, दोनों के दोनों डायोड और लोड रेजिस्टेंस आरएल सेंटर टैप की तौर पर जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही वी पर ईपी साइन ओमेगा टी आरोपित की जाती है तो यहां पर एन ईपी साइन ओमेगा टी आ जाता है। तो इस ईएम साइन ओमेगा टी के फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 रिवर्स बायस में होता है। तो डायोड D2 वहां पे काम नहीं करता है, डायोड D1 के कारण करंट का फ्लो होता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, अगले अर्ध चक्र के लिए, अगले नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए डायोड D1 रिवर्स बायस में, जिसके कारण डायोड D1 डीएक्टिवेट हो जाता है। डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में, इसके कारण करंट का फ्लो होता है। तो इसके कारण करंट का फ्लो होने लग जाता है, तो वहां पर क्या होता है, फिर वहां से आउटपुट पे अपन वोल्टेज मिल जाएगी। इस कारण क्या होता है कि ये जो डायोड होता है, मतलब ये दोनों डायोड के कारण फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो किस में काम करता है, दोनों वेव के लिए काम करता है। तो यहां पर ऐसे ऐसी वेव आपको मिलेगी, मिलगी कि नहीं मिलगी। तो अब आप समझ सकते होंगे कि कौन सा रेक्टिफायर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फुल वेव रेक्टिफायर इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बात है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल वेव रेक्टिफायर क्या पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, तो इसका मतलब वहां पर उसकी एसी को डीसी में कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसी को उसमें कन्वर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं मोटी मोटी बात, अगर आप समझो तो 81.2%। याद रखना एक बात, या आप हाफ वेव की जो इफिशियंसी है, हाफ वेव की जो इफिशियंसी देखो, हाफ वेव की, एक सेकेंड, हाफ वेव की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 40.6%। कितनी होती है हाफ वेव की इफिशियंसी, कोई आपसे पूछ ले तो 40.6%। जबकि फुल वेव जो होता है उसकी इफिशियंसी होती है 81.2%। 81.2% उसकी इफिशियंसी हाफ वेव की इतनी, और प्यारे बच्चों फुल वेव की इफिशियंसी इतनी होती है। मेरी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ जी, समझ गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और अपन एक बार डिस्कस करने जा रहे हैं, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है मेरे प्यारे बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज। कौन सा है वो, व्हिटस्टोन ब्रिज। उस व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में और चर्चा कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये वाला ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बारे में एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। और वो वाला टॉपिक अपना क्या है प्यारे बच्चों, व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज, देखो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिटस्टोन ब्रिज। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में आपको देखना है, एग्जाम में दिखेंगे आपको, आप देख लेना खुद ही। व्हिटस्टोन ब्रिज
है ना। उन हाफ वेव फुल वेव में से एक दिखेगा और एक व्हिटस्टोन दिखेगा आपको। मैं यहीं बैठा हूं, चिंता मत करो आप। व्हिटस्टोन ब्रिज देखो क्या होता है। अब देखो व्हिटस्टोन ब्रिज बनाते हैं एक बार अपन, है ना। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या चीज है उसके बारे में देखो। ये क्या होता है, 4 डायोड का कॉम्बिनेशन होता है, 4 रेजिस्टेंस, सॉरी डायोड मैंने गलत बोल दिया। 4 व्हिटस्टोन बना सकते हैं आप, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, वैसे ही 4 डायोड का भी कॉम्बिनेशन होता है, जिसको अपन ब्रिज रेक्टिफायर कह देते हैं। तो वो मैं बोल गया बीच में, ये व्हिटस्टोन ब्रिज होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब देखो 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है। ये लो प्यारे बच्चों, ये यहां से और यहां अपन बैटरी लगा सकते हैं, ईएमएफ लगा देंगे थे, और ये अपन ने यहां से बैटरी लगा दी इसका ईएमएफ, और यहां से अब ये करंट फ्लो हो रही है, आई करंट। अब देखो यहां पे व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं। वो 4 रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं, ये वाली वैल्यू P मान लो, ये वाली वैल्यू Q मान लो, ये वाली वैल्यू R मान लो, ये वाली वैल्यू S मान लो, जो आपका दिल करे वो मानो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपन ने यहां से देखा, यहां से कितनी करंट फ्लो हो रही थी जी, आई करंट फ्लो हो रही थी, ये वाले इस पॉइंट पे आई, और इस पॉइंट पे आने के बाद में इसके 2 पार्ट हो गए। देखो व्हिटस्टोन ब्रिज में आपके क्या क्वेश्चन आता, आपके सिलेबस में जो व्हिटस्टोन ब्रिज है वो है उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन। क्या पूछा जाता है, यहां पे पूछा जाता है स्टेबिलिटी कंडीशन, साम्य अवस्था की स्थिति। ठीक है, ये जो आपका व्हिटस्टोन ब्रिज है कब साम्य अवस्था में है, स्थायी अवस्था में कब है, उसके बारे में बात की जाती है। इसका मतलब अगर कोई ये स्टेबिलिटी की कंडीशन अगर अपन देखेंगे, साम्य अवस्था देखें, इक्विलिब्रियम स्टेट अगर इसकी निकालनी होगी, तो ये जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी करंट शो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आईजी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, 0। अब आईजी की वैल्यू 0 कब आएगी, आपसे कोई पूछे कि व्हिटस्टोन ब्रिज कब स्टेबल होता है, जब आईजी की वैल्यू 0 हो। अब आईजी की वैल्यू 0 कौन से केस में होगी, कैसा रेजिस्टेंस का अपन कॉम्बिनेशन ले कि आईजी की वैल्यू 0 आई प्यारे बच्चों। अरे भाई आईजी की वैल्यू को 0 करना है, तो आईजी की वैल्यू 0 लाने का क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, कि अगर आईजी की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। पीक्यूआरएस आपको कैसे लेना पड़ेगा। देखो यहां से करंट कितनी फ्लो हुई, करंट आई फ्लो हुई। अब यहां पे 2 रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हमेशा करंट अलग अलग होती है, तो अपन मान लेते हैं इधर करंट कितनी चलेगी जी बच्चों, I1, और अपन मान लेते हैं इधर करंट कितनी चलेगी, I2। अब ये I1 करंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, यहां तक पहुंची। अरे यहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इधर जा रही है कि कोई करंट, इधर कोई करंट नहीं है, IG बराबर 0 है। तो इसका मतलब जो करंट यहां जा रही है वही करंट यहां जाएगी, क्योंकि अब ये किस में आ गए, सीरीज में आ गए। भाई साहब जब टुकड़े होते हैं ना तो पैरेलल होता है, जब टुकड़े नहीं होते तो सीरीज होता है, खत्म बात। टुकड़े हुए हैं ना, टुकड़े हुए हैं, इसका मतलब जैसे आप समझो एक दादाजी हैं, दादाजी के कितने बेटे, 2 बेटे। तो दादाजी की जितनी संपत्ति है वो 2 बेटों में बटेगी कि नहीं बटेगी। इसका मतलब वो दोनों पैरेलल रहेंगे। पैरेलल कैसे रहेंगे, कि अगर उनकी संपत्ति मान लेते हैं 10 लाख रुपए की, तो 5-5 लाख रुपए डिवाइड होंगे। इसका मतलब डिवाइड मतलब 2 अलग अलग 2 शाखाएं बन गई ना, तो वो दोनों पैरेलल हो गए, मोटी मोटी बात। अब सुनो, दादाजी के केवल एक ही बेटा पिताजी, तो इसका मतलब जो 10 लाख रुपए थे वो 10 के 10 पिताजी को चले गए। अच्छा पिताजी के भी केवल अकेला मैं ही हुआ हूं, तो वो पूरा पैसा मेरे पास आ गया। इसको मतलब सीरीज में जितनी वैल्यू वो सारी की सारी चलती हुई जा रही है कि नहीं जा रही, कहीं उसमें डिवाइड नहीं हो। इसको मतलब जितनी करंट चल रही थी वो करंट ऐसी की ऐसी चलती हुई आ रही है कि नहीं आ रही, सीरीज में है तो इसको मतलब वही वैल्यू चलती रहेगी, क्योंकि कहीं डिवाइड ही नहीं हुआ। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप तो दादाजी पोताजी इनकी कहानी रख लेना। तो देखो ये I1 आ गया, इसका मतलब यहां पे करंट कितनी आ गई प्यारे बच्चों, यहां पे ये करंट आ गई I1, ये करंट यहां पे I1 आ गई। अब इधर आओ, यहां से देखो करंट I2, और यहां पे भी वापस कोई भी करंट नहीं जा रही है, तो जो वैल्यू जा रही थी वो यहां पे चली गई I2, गई कि नहीं गई, ये यहां पे मिल गए और ये इधर आएगा, तो यहां पे आ जाएगा ये I1 प्लस में I2। और I देखो यहां पे देखो 2 जगह डिवाइड हुआ था ना, इसको ये वाली वैल्यू I आ गई, तो I बराबर I1 प्लस I2 आया कि नहीं आया। ये तो सबसे पहले पहले ये इसकी चीज हो।
है ना। अब यहां पर IG की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 0 है। तो मान लेता हूं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं A, ये वाला ले लेता हूं बच्चों B, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं C, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन D। ले लें, ऐसे 4 पॉइंट ले लें। इसका मतलब अगर इस वाले टर्मिनल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब C पर और D पर वोल्टेज सेम आएगा कि नहीं आएगा। अगर C और D पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो C और D के बीच में कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो तो एक सीधा तार है, कोई भी उसके अंदर वोल्टेज पूरा का पूरा सब जगह सेम रहेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि VC बराबर प्यारे बच्चों VD आएगा कि नहीं आएगा। मैंने आपको एक क्लास के अंदर बताया था कि अगर करंट वहां पे अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज का फ्लो तभी होता है जब दोनों जगह पोटेंशियल अलग अलग हो। जब दोनों जगह पोटेंशियल अलग अलग होगा तो ही क्या होगा, तो ही क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। अब इसका मतलब यहां पे कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो VC बराबर VD। अब निकाल लो जी, जो तुम्हारा दिल करे वहां से निकालो। VC निकाल लो जी, यहां पे VC निकालोगी तो कितना आ जाएगा, देखो दिया, VC बराबर VD, VC बराबर VD से निकालो, VC कितना आ जाएगा, VC बराबर VD से कितना आ जाएगा, इस वाले से निकाल लो। तो इस वाले से निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये यहां से इसमें निकाल लो वैल्यू आप, VC और VD की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट करो प्यारे बच्चों। तो देखो यहां से कितना आ गया, I1 R1 बराबर कितना आ गया, I2 R2। ये लो फर्स्ट से, नंबर 1 और नंबर 2, पहले नंबर 1 से ले रहे हैं अपन। तो नंबर 1 से लेंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका, I1 R1 बराबर I2 R2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे I1 R1 बराबर कितना आ जाएगा, I2 R2। इसका मतलब I1 अपॉन I2 कितना आ गया, अच्छा R1 R2 कहां से आ गया इसमें, P और Q है ना ये तो। एक सेकंड बच्चों, I1 के साथ तो क्या है, I1 के साथ तो है P, I1P, और I2 के साथ यहाँ पे I2 के साथ कितना है जी, S। I1P बराबर कितना हो गया, I2S। I1 अपॉन I2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, S अपॉन में P आ गया यहाँ से। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा दूसरी बात एक और निकालो, सेकंड वाली लूप से निकालो। ये तो किससे निकाला आपने, फर्स्ट से निकाला है। अब किससे निकालोगे, सेकंड वाली लूप से निकालो। तो सेकंड वाली लूप से निकालोगे तो वापस से कितना आ जाएगा, ये तो I1Q और इधर से आ जाएगा I2R। आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब यहां से भी बच्चों क्या निकालो, I1 अपॉन I2। तो यहां से I1 अपॉन I2 कितना आ गया बताओ दी, I1 अपॉन I2 बराबर आ गया R बटे में Q, इक्वेशन नंबर 2। और ये ले लो प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, है या नहीं है। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। तो कितना आ जाएगा, S अपॉन में P बराबर आ गया R बटे में Q। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा PR बराबर आ गया प्यारे बच्चों क्या, QS। PR बराबर QS। दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज स्टेबिलिटी कंडीशन। देखो इसका मतलब आमने सामने का जो प्रोडक्ट है वो बराबर आना चाहिए। ये देखो P के सामने का कौन है, R, दोनों का प्रोडक्ट। ये Q है और ये S है, दोनों के सामने का प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए। तो अगर वो बराबर आएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं कि व्हिटस्टोन ब्रिज आपका स्टेबल है। व्हिटस्टोन ब्रिज आपका क्या हो गया जी, स्टेबल हो गया। अब आपके पास इसके न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल में केवल और केवल आपसे वैल्यू पूछी जाएगी कि जी ऐसा ऐसी बात है, ये बताओ आप इसका न्यूमेरिकल कितना है, कितनी वैल्यू आएगी इसकी। समझ गया मेरी बात को। आपसे पूछा जाएगा कि वो स्टेबल है या नहीं, चेक करके बताओ। तो चेक कर में कुछ नहीं बताना, आमने सामने का मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो कई की किताब में PQRS लिखा होता है, कोई कोई जो मेरे जैसे होते हैं वो R1 R2 R3 R4 से करवाते हैं, कोई कितने रेजिस्टेंस से कराता, कोई किससे कराता। तो PQRS के पीछे मत पड़ो प्यारे बच्चों, PQRS के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको किसके पीछे पड़ने की जरूरत है, आमने सामने। समझ गए, ये आमने सामने वाली वैल्यू है ना, इनके प्रोडक्ट बराबर आनी चाहिए, बात खत्म आपकी। कोई देख लो, ये देख लो इसके सामने कौन है, ये तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो बराबर,
इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपका सही है। जैसे 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 सपोज करो ये बना दिया जैसे, और अपन यहां मान लेते हैं यहां पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहां मान लेते हैं 4 ओम, और यहां मान लेते हैं अपन 3 ओम है। तो बताओ इसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी ताकि ये स्टेबल रहे। तो क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो कितना आ गया 4R, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। तो 4R बराबर 6, इसका मतलब R बराबर कितना 6/4, इसका मतलब R बराबर कितना 3/2, इसका मतलब R बराबर 3/2 आएगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा। हो सकता है आपके पास में ऐसे आ जाए क्वेश्चन, यहां से इसको एक और कनेक्ट कर दे, और यहां से कनेक्ट कर दे, यहां पे भी 2 ओम जैसे और दे दे, तो ये 3 और 2 का फिर क्या लगा लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल आप जानते हैं अच्छे से कैसे निकलता है। हो सकता है इसके साथ में एक और यहां पे रेजिस्टेंस दे दे, मान ले इसको दे दिया 1 ओम, तो सीरीज में आपको पता है दोनों को एक साथ जोड़ दो। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मेरे को करवाने थे, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग अच्छे से करेंगे, है ना। और इनको करने के बाद में आपको क्वेश्चंस और भी अपन नेक्स्ट और भी अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आप लोगों की तैयारी के लिए हेल्पफुल रहे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन इस क्लास में लेके आएंगे। मैं आशा करता हूं आपसे कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, 2 दिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे ऐसी मैं आशा करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।